नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान की खबरों की ओर रुख करेंगे। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले जयपुर से सामने आ रहे हैं। राज्य में इस वेरिएंट के कुल 373 केसेस मिल चुके हैं, जिसमें 74% केस जयपुर से ही सामने आए हैं। राजधानी में अब तक 275 केस सामने आ चुके हैं, जबकि जयपुर के बाद अजमेर दूसरा ऐसा शहर है जिसमें इस वेरिएंट के संक्रमित 20 मरीज हैं। राज्य में एक दिन पहले ही शनिवार को ओमिक्रॉन के 82 नए संक्रमित मिले थे। चिंता की बात यह है कि इनमें भी सबसे ज्यादा करीब 69 केस सिर्फ जयपुर से ही सामने आए थे। दूसरे राज्यों से आने वाले 4, चित्तौड़गढ़ में 1, जोधपुर में 1, सीकर में 2, अलवर में 3, करौली में 1, भरतपुर में 1 ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज मिले। और अब तक जयपुर में 275, अजमेर में 20, दूसरे राज्यों से आने वाले 12, अलवर में 11, उदयपुर में 9, सीकर में 8, प्रतापगढ़ में 7, भीलवाड़ा में 7, कोटा में 6, जोधपुर में 4, बीकानेर में 3, सिरोही में 3, हनुमानगढ़ में 2, भरतपुर में 2, धौलपुर में 1, कुरेलो में 1, झुंझुनू में 1, चित्तौड़गढ़ में 1 ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुका है। राजस्थान में 8 जनवरी को 4108 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 227 मरीज रिकवर कर चुके हैं। हॉटस्पॉट्स बने जयपुर में सबसे ज्यादा 1866 केस सामने आ चुके हैं। जोधपुर में 515 केस दर्ज किए गए। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 10,287 से बढ़कर 14,166 पहुंच गया है। जालौर जिला ही कोविड की तीसरी वेव से अब तक बचा हुआ है, जहां 0 केस रिकॉर्ड किए गए। कोविड से बचाव के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान में तेजी कर दी है। हालांकि राजस्थान में 18 से ज्यादा उम्र के करीब 92.5% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जिनकी संख्या 4,76,25,459 बताई गई, जबकि 76.1% लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जिनकी संख्या 3,62,43,357 है। 15 से 18 साल के बच्चों की बात करें तो इस वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेजी के साथ इसको चलाया जा रहा है और इस एज ग्रुप के करीब 38.6% बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिनकी संख्या फिलहाल 17,95,442 है। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद अब सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों से लेकर हर तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। कोरोना के बढ़ते केस और सरकार की तैयारियों को लेकर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है। अगर खतरनाक होता तो अस्पताल भरे होते। मंत्री ने माना है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन से कोरोना के मामलों में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने फिलहाल 8वीं से ऊपर के सभी स्कूलों को खुलने की पैरवी की है। तीसरी लहर की आशंका से पहले आपको बता दें कि तीसरी लहर की आशंका जताई जरूर गई थी, लेकिन इसे माना नहीं जा रहा। जब से हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, बीमार लोगों का पता लगा है, सरकार किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहती है। हमने टेस्टिंग में और तेजी लाने को कहा है और इस बार तीसरी लहर के मरीज अस्पतालों में कम आ रहे हैं, घर पर ही इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन के केसों में भी भारत सरकार ने हमारी मांग पर कह दिया है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो उतना खतरनाक है, घर पर रहकर भी ठीक हो सकते हैं। राजस्थान की हालत बाकी प्रदेशों की तुलना में बेहतर बताई जा रही है। वैक्सीनेशन में हम टॉप पर है। 31 जनवरी तक हम 100% लोगों को सेकेंड डोज लगा देंगे। दिसंबर में 1.31 करोड़ डोज लगी, जबकि 31 जनवरी के बाद हम बिना वैक्सीन सब जगह नो एंट्री कर देंगे। प्रसादी लाल मीणा ने आगे ये भी बताया है कि स्कूलों में बच्चों को कोरोना हुआ, उसके बाद 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। शिक्षा विभाग से चर्चा करके जहां भी आवश्यकता हो सकती थी वहां पर 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। हालांकि 15 से 18 साल तक के बच्चों का हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बाकी स्कूलों को अभी बंद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जरूरत पड़ी तो सरकार कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। और पंचायत समिति चुनाव में हार से नाराज एक महिला ने विधायक पर चप्पल जड़ दी। बता दें कि भाजपा विधायक मदन दिलावर की मौजूदगी में स्थानीय नेता की चप्पल से पिटाई कर दी गई। नेताजी की पिटाई को मौजूदा लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया और शनिवार को यह वीडियो सामने आया। मामला कोटा जिले के चेचट का बताया जा रहा है। दरअसल खौराबाद पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव में वार्ड 1 से बीजेपी प्रत्याशी हेमलता मेहरा ने चुनाव लड़ा था।
चुनाव में हेमलता की हार हो गई थी। 3 दिन पहले ही रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर कॉलेज सौंदर्यीकरण को लेकर चेचट में चल रहे धरने को खत्म करवाने आए थे। इसी दौरान हेमलता मेहरा ने हार का ठीकरा स्थानीय बीजेपी नेता नितिन शर्मा पर फोड़ दिया। विधायक की मौजूदगी में ही नितिन शर्मा पर चप्पलों से हमला कर दिया गया। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। वीडियो में विधायक मदन दिलावर भी बोलते नजर आए कि यह पागलपन है। जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं आरएन न्यूज़ के जरिए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हंगामा हुआ और महिला ने चप्पल मारना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो बता दें आपको कि बुली बाई ऐप का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई पाकिस्तान के स्कूल और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तक हैक कर चुका है। एक नया खुलासा यहां पर सामने आया है और इसका कनेक्शन आपको बता दें कि सुली डील्स ऐप के मास्टरमाइंड से जुड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल सुली डील्स भी एक ऐसी ही ऐप है जिस पर महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की गिरफ्त में आए बुली बाई ऐप बनाने वाले नीरज ने खुलासा किया है कि वो ट्विटर के जरिए सुली डील्स के क्रिएटर के संपर्क में आया, लगातार उसके टच में रहा और उसके अलावा नीरज ऑनलाइन गेमिंग का भी काफी शौकीन था। वो गेमिंग किरदारों से इतना प्रभावित था कि जापान के गेमिंग किरदार जियो के नाम से कई ट्विटर हैंडल बनाए। इन्हीं अकाउंट से वो मुंबई पुलिस को चुनौती देता था। दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया है कि पूछताछ के दौरान नीरज ने यह खुलासा किया है कि 15 साल की उम्र से ही उसे वेबसाइट हैक करने और सीखने की आदत थी। आरोपी इतना शातिर है कि 16 साल की उम्र में ही एक स्कूल की वेबसाइट को हैक कर दिया था। तो वहीं उसने भारत के साथ साथ पाकिस्तान के कई स्कूल और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को भी हैक कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने पुष्टि के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लैपटॉप से पुलिस ने बुली बाई ऐप की कोड स्क्रिप्ट भी बरामद कर ली है। लैपटॉप में केवल गेम और पॉर्न कंटेंट था। इसके साथ ही एक हाई एंड गेमिंग मशीन के साथ साथ गेमिंग ड्यूटी ग्राफिक कार्ड भी मिला है। पूछताछ के दौरान बताया गया है कि नीरज ने भी कबूल कर लिया है कि वो पॉर्न मूवी देखता था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह भी बताया कि आरोपी नीरज जांच में देरी करने की कोशिश कर रहा है। 2 बार खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर चुका है और सुसाइड करने की धमकी दी। उसका मेडिकल परीक्षण किया गया है और फिलहाल वो स्वस्थ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अपने मकान से जेवर, नकदी समेत मोटरसाइकिल और अन्य चोरी जैसी कई वारदातें आपने देखी होगी, लेकिन अजमेर में चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई, जहां चोर मकान से एक ब्रांडेड महंगी साइकिल चुरा कर ले गया, लेकिन पुरानी साइकिल वहीं छोड़ गया। दरअसल इस चोरी को लेकर पीड़ित ने मामला दर्ज करवा दिया है और इसके साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के एमजी कॉलोनी नाका मदार का ये पूरा मामला है, जहां पर एक चोर साइकिल लेकर पहले तो क्षेत्र में पहुंचा और मकान के बाहर बहुत देर तक रेकी करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद जब वहां एमजी कॉलोनी नाका मदार में निवास करने वाले एडवोकेट तुषार सिंह के घर के पास वो पहुंचा और उनके घर में घुसा और ब्रांडेड कंपनी की साइकिल जिसकी कीमत 17,000 रुपए है, चोर वो चोरी करके फरार हो गया। लेकिन इस चोरी में खास बात यह रही कि चोर अपने साथ लेकर आया पुरानी साइकिल मकान के बाहर ही छोड़ गया। इस चोरी की पूरी वारदात को मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया है। तो वहीं चोर द्वारा नई साइकिल चोरी कर पुरानी साइकिल छोड़कर चले जाने की वारदात सुनकर लोगों की हंसी छूट रही है। हालांकि मामले में पीड़ित मालिक अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवा चुका है। साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और पेड़ पर फंदा लगाकर प्रेमी युगल ने सुसाइड कर लिया है। उनके पास से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन मरने से पहले व्हाट्सएप पर उन्होंने अपने परिवार वालों को लोकेशन भेज दी थी। दरअसल ये पूरा मामला आपको बताएंगे कि इसके आधार पर अब परिजन उन्हें ढूंढते वहां पहुंच गए और डेड बॉडी को सीकर के फतेहपुर में पाया गया है। प्रेमी युगल जयपुर का रहने वाला था और फतेहपुर के सदर थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया है कि जयपुर के मनोहरपुर निवासी
लोकेश और सपना ने सुसाइड किया है। सपना की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। दोनों के बीच पिछले करीब 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार की देर शाम दोनों ने फतेहपुर में एक हाईवे स्थित रॉयल होटल के सामने फंदा लगाया और आत्महत्या कर ली है। खेत में लगे खेजड़ी के पेड़ पर दोनों का शव लटका मिला। मरने से पहले शाम करीब 6 बजे लोकेशन भी अपनी बुआ के पास भेज दी गई है। दरअसल आपको बता दें, मृतक ने मरने से पहले अपनी बुआ के लड़के को व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेजी। लोकेशन के आधार पर उनके परिजन उन्हें तलाशते हुए रॉयल होटल के पास पहुंचे। शनिवार रात करीब 1 बजे लोकेश के पिता ने रामदेव मीणा ने कॉल करके पुलिस को सुसाइड के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि सपना की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, जो अपने पीहर आई हुई थी। शुक्रवार रात को परिजन के सोने के बाद दोनों घर से भाग निकले और दोनों परिवार उनकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। रुक करेंगे दौसा का। दौसा से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर सांड को रस्सी के सहारे ट्रैक्टर से बांधकर खींचने का एक वीडियो सामने आया है। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोग सांड के पीछे पीछे चल रहे हैं और ये वीडियो लालसोट के श्रीरामपुर गांव का बताया जा रहा है। दरअसल गांव में 3 जनवरी को कुछ लोग सांड को पकड़ने पहुंचे थे। उन्होंने सांड के सींग को रस्सी से बांध दिया और ट्रैक्टर से उसे खींचने लगे। पशु क्रूरता की सारी हदें पार करते इन लोगों को किसी ने नहीं रोका। लोग ये भी बताने को तैयार नहीं है कि ये लोग आखिर थे कौन। तो वहीं स्थानीय पुलिस को भी इस घटना की जानकारी नहीं है। पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और बताया ये जा रहा है कि गांव में इन दिनों आवारा पशु सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में लोगों द्वारा इन आवारा पशुओं को पकड़कर किसी एक जगह बाड़ाबंदी किया जाता है, जिससे कि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। करौली के एक हिंडौन सिटी में उपखंड कार्यालय में व्यापारियों और मैरिज होम संचालकों के साथ एसडीएम ने एक बैठक की है। शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस और उसके सख्त क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। बैठक में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर जोर दिया गया। साथ ही गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से जारी किए गए आदेश और निर्देशों के मुताबिक इस बैठक में गाइडलाइंस भी बताई गई। इसके चलते सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस और मेलों जैसे आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति के साथ ही इसकी सूचना वेब पोर्टल या फिर 181 पर देनी अनिवार्य होगी। बैठक में सभी दुकानदारों को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग और सभी कोविड गाइडलाइंस की पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में मैरिज होम्स पर निगरानी के लिए आयुक्त नगर परिषद हिंडौन कीर्ति कुमार को निर्देश दिए गए और बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और मैरिज होम संचालक भी मौजूद रहे। खबर मावट से है, जहां मावट की बाट जो रहे किसानों पर कुदरत का ऐसा कहर बरपाया कि किसानों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जिले में देर रात को हुई बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई और उसने ऐसा कहर बरपाया कि जिले भर में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। पकने के बाद पकने की कगार पर खड़ी फसल ओलावृष्टि ने बिखेर कर रख दी है। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल में हुआ। हालांकि गेहूं की फसल में भी नुकसान हुआ है। नदबई में, डींग नगर, व भुसावर, बयाना सहित कई जिले भर में ओलावृष्टि ने फसलों को 50% से अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद ही डींग कुम्हेर से विधायक और सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने जिला कलेक्टर भरतपुर हिमांशु गुप्ता से टेलीफोन पर बात की। साथ ही बात करते हुए किसानों के नुकसान की जानकारी दी गई। मंत्री और विधायक से वार्ता के बाद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने फसलों की विशेष गिरदावरी कराने के आदेश राजस्व विभाग और कृषि विभाग को दे दिए हैं। खुद जिला कलेक्टर भी हिमांशु गुप्ता भी फसलों के नुकसान का जायजा लेंगे।